हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की बुक को डिस्कस कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर किया था। पहले वीडियो में हमने बात की थी नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की, और दूसरे वीडियो में हमने बात की थी नेशनल इनकम इन इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। तो दूसरे वीडियो में जो नेशनल इनकम इन इंडिया के 20 क्वेश्चंस को 20 एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया था, और मैंने बोला था कि बचे हुए 25 क्वेश्चंस को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो नेशनल इनकम इन इंडिया के बचे हुए 25 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्वेश्चन है, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। जो नेशनल इनकम एस्टिमेट किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है इंडिया में, कैलकुलेट किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है सीएसओ करके, ठीक है। बहुत सारे लोग सीएसओ को सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिला है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मिला है, तो सी इसका तो सही आंसर होगा सी। लेकिन ये जो सीएसओ है, ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो कि 1951 में 2 मई 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, ये फॉर्म हुआ था। इसका जो सबसे पहले नाम जब ये फॉर्म हुआ था तो इसका नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। बाद में इसका नाम चेंज करके सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया, और हाल ही में इसका नाम फिर से बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो ये करता क्या है, जितने भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको ये डेटा को कलेक्ट करता है और उसको कंप्यूट करता है। जैसे नेशनल इनकम हो गया, साथ ही साथ जो पॉपुलेशन हो गई और जेंडर रेशियोज़ हो गया, तो डेटा से रिलेटेड जो भी काम है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका ही नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भी है। ओके, मूव करते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री डिराइव्ड फ्रॉम। पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की कैसे डिराइव की जाती है, उसे कैसे निकाला जाता है? तो मैंने बताया था कि जो टोटल नेशनल इनकम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो निकल के आता है क्या? पर कैपिटा इनकम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए में है नेशनल इनकम, बी है पॉपुलेशन, सी है नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन बोथ, और डी है नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन बोथ। इन दोनों की मदद से पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तो पिछले वीडियो में भी ऐसा सेम क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में? तो टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर, ए ऑप्शन। द मेन सोर्स, जो मेन सोर्स है नेशनल इनकम का इंडिया में, वो सर्विस सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ईयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे इंडिया में कैलकुलेट किया जाता है, तो कौन से साल को बेस ईयर माना जाता है? तो 1993 टू 1994 को बेस ईयर माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, राजकृष्णा ने इस टर्म को कॉइन किया था। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में जो रेट ऑफ ग्रोथ है, ये हिंदू के पॉपुलेशन के बारे में नहीं है, ये नेशनल इनकम को डिनोट करता है, या जीडीपी कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 25th का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एसोसिएटेड किससे है? नेशनल इनकम से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 26th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स। इनमें से कौन इकोनॉमिक ओवरहेड का एग्जाम्पल नहीं है? तो इकोनॉमिक ओवरहेड होता क्या है? देखिए, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि सीधा सीधा किसी गुड्स या सर्विस के मैन्युफैक्चरिंग पे या प्रोडक्शन पे होते हैं, वो इकोनॉमिक ओवरहेड नहीं कहलाता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और मतलब रूटीन वर्क जो होता है उस नेचर का, उसको कहते हैं इकोनॉमिक ओवरहेड्स। तो देखिए, जो कोल माइंस है, ये जो कोल माइंस है, ये इस पे जो खर्चा आता है, ये डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कोल माइंस पे होने वाला खर्चा। बाकी स्कूल्स, सैनिटरी फैसिलिटीज एंड रोड्स एंड रेलवेज, ये सब इकोनॉमिक ओवरहेड के एग्जांपल्स है। तो कौन सा इकोनॉमिक ओवरहेड का एग्जांपल नहीं है?
तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कोल माइंस। ये इकोनॉमिक ओवरहेड का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सब है। ओके, 27th क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन है, इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स। इंडिया में सर्विस सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो आपको पता है 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइमरी में आ जाता है डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, लाइक फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, ठीक है, फॉरेस्ट्री, ये सब। उसके बाद आ जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो जाता है। जैसे जो रॉ मटेरियल आप प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, उसी को फिनिश्ड गुड में फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे प्राइमरी सेक्टर में आपने खेती करके गन्ना उगाया, शुगर केन, और उस शुगर केन से चीनी बनाया गया किसी मिल में, तो वो मिल जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में। और जो सेकेंडरी सेक्टर को मदद करता है, ट्रेड में मदद करता है, वो आता है टर्शियरी सेक्टर में, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स। इंडिया में सर्विस सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड है? तो देखिए, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन है, और होटल्स भी आते हैं, तो 2 और 3 दोनों होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, 2 और 3, ठीक है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड्स। इंडिया में टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है? तो अभी बताया मैंने, ऊपर का क्वेश्चन भी सेम था, सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर बोल लीजिए। तो टर्शियरी सेक्टर में एक तो ट्रांसपोर्ट, तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो इसका भी 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। ओके, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग तो आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में जो किस चीज़ के ग्रोथ की बात यहाँ पे की जा रही है? पॉपुलेशन की नहीं, पर कैपिटा इनकम नहीं, फूड ग्रेन्स नहीं, तो किसकी? जीडीपी की बात की जा रही है। तो 29 का क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 30, हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले नेशनल इनकम किसने कंप्यूट किया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। किसने एक बुक लिखी थी जिसमें इकोनॉमिक जो ड्रेन हो रहा था इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पे, हालत ख़राब हो रही थी, वो बताया था? तो ये किन्होंने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये हो गया दादा भाई नौरोजी। As the economy develops, the share of the tertiary sector in the GDP. 32nd क्वेश्चन है, 32वां। As the economy develops, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होता है, तो ये जो शेयर है टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का, ये जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है? तो बढ़ता है ऑब्वियसली, तो 32 का इंक्रीजेस, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज। किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, क्या होता है? तो देखिए, किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम होता है वो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स होता है ना। जितने भी फैक्टर इनकम्स है उसको जब एक साथ रख देते हैं तो वो हो जाता है नेशनल इनकम। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, इन एन ओपन इकोनॉमी। किसी ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स फॉर टोटल एक्सपोर्ट्स एंड एम फॉर टोटल इंपोर्ट्स। तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? तो वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले कंजम्पशन जितना किया, यानी कि इनकम हुआ तभी कंजम्पशन किया, प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास इनकम मान लीजिए 5000 है, जिसमें से 3000 आप कंज्यूम करके 2000 आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? 5000 कम से कम इनकम तो हुआ था ना, तभी तो कंजम्पशन किया और इन्वेस्टमेंट किया। इसीलिए वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। माइनस कर देंगे इसमें से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, एक्स को, क्योंकि इनकम वो हमारा इनकम नहीं माना जाएगा, जो एक्सपेंडिचर हो गया उसको लेस करना पड़ेगा। प्लस क्या करेंगे? एक्सपोर्ट जो किया और इम्पोर्ट जो किया, एक्स माइनस एम। जितना एक्सपोर्ट किया और जितना इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो हम उसे अपने इनकम में ऐड कर देंगे। तो क्या होगा? सही
समीकरण या इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू जीडीपी सीरीज रिलीज्ड बाय सीएसओ इन फरवरी 1999, जो नया जीडीपी सीरीज रिलीज किया गया सीएसओ के द्वारा फरवरी 1999 में, इज विद रेफरेंस टू बेस प्राइस ऑफ, तो उसे बेस प्राइस किस ईयर को माना गया था, तो अभी मैंने बताया किसको माना जाता है, 1993 टू 1994, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज ₹20 इन 1867 टू 68, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो था इंडिया में 1867 से 1868 के बीच ईयर के बीच 20 रुपये था, और ये असरटेन किया गया था फर्स्ट टाइम किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्टेन किया गया था। नेक्स्ट है, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज हायर देन द पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, बिकॉज द लेटर टेक्स इनटू अकाउंट द रेट ऑफ, कह रहा है कि ग्रोथ रेट ऑफ जो पर कैपिटा इनकम का होता है करंट प्राइस पे, वो हायर होता है किसके मुकाबले, कांस्टेंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस लेवल इंक्रीज होता जाता है करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, द मोस्ट appropriate measures of a country's economic growth is its, अगर किसी कंट्री का appropriate economic growth अगर निकालना हो तो क्या किस चीज़ से पता कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, इनमें से कौन सा वो चीज़ है जिससे पता कर सकते हैं कि ग्रोथ रेट सही है। तो देखिए, वो पर कैपिटा रियल इनकम है। पर कैपिटा रियल इनकम जितना ज़्यादा होगा बढ़ता जाएगा, यानी कि ग्रोथ रेट उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और कम रहे तो ग्रोथ रेट कम माना जाएगा। तो अप्रोप्रिएट इसमें क्या है, पर कैपिटा रियल इनकम। ये यूपीएससी 2001 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स पर कैपिटा रियल इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स, नेशनल इनकम से क्या समझ में आता है, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी नेशनल इनकम किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास 4 है, तो अगर आप सी ऑप्शन पे देखिए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेशनल जो भी जीएनपी आया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आया मार्केट प्राइस पे, उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी लेस करते हैं और सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है, नेशनल इनकम। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। अब इसको करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज स्टेट्स विद रेफरेंस टू देयर लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। इनमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस स्टेट में है, उससे कम किस में है, उससे कम किस में, उससे कम किस में, यानी कि जिसका पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है उसको पहले नंबर पर रखना है, जिसको कम है उसको सेकेंड नंबर पर रखना है, ठीक है। तो कैसे है, तो देखिए, जो पर कैपिटा इनकम है डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर रखने की बात आती है तो जो सबसे ज़्यादा है वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद कर्नाटका में है और उसके बाद तमिलनाडु में है। तो ऑर्डर कैसे बनेगा, 1 2 3 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, which one among the following countries has the lowest GDP per capita? इन कंट्रीज में से चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका, इनमें से किसमें पर कैपिटा इनकम जो है सबसे लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है, लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इनकम लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा, तो इंडिया वो कंट्री है जिसका लोएस्ट है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the correct sequence in the decreasing order of contribution of different sources of gross domestic product in India?
जो जीडीपी आता है उसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, उससे कम किसका है, मतलब तीनों सेक्टर में कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, उसके बाद कौन सा सेक्टर करता है और सबसे कम कौन सा सेक्टर करता है, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें पता है सबसे ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री से मिलता है जीडीपी को, सब उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद एग्रीकल्चर, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में अगर बात की जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर्स। कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो हमारा जीडीपी है इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है 4 टाइम्स, तो ये गलत स्टेटमेंट है, नहीं हुआ है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है द परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी हैज़ डिक्लाइंड इन लास्ट 10 ईयर्स। कह रहा है कि जो परसेंटेज शेयर है पब्लिक सेक्टर का जीडीपी में वो डिक्लाइन हुआ है 10 ईयर्स में, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब 1 एंड 2 ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स अराइज। देखिए कैपिटल गेन कब होता है, जो आपका रूटीन बिजनेस है, रूटीन बिजनेस का मतलब होता है कि किसी कंट्री को जो रेवेन्यू मिलता है हर साल वो उसका रेवेन्यू कैपिटल माना जाता है, और जो कभी कभी मिलता है वो माना जाता है कैपिटल गेन। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस को पढ़ें तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का सेल बढ़ जाएगा तो उससे जो गेन होगा वो कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, वो रेवेन्यू गेन माना जाएगा, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट का सेल करते ही रहते हैं लोग। दूसरा है देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड। हाँ, अगर प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो आप और उस प्रॉपर्टी में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज आ जाता है, तो वो माना जाएगा कैपिटल गेन। ओके, तीसरा पढ़ते हैं व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलैरिटी। मान लीजिए आपने एक पेंटिंग खरीदी 1 लाख रुपए में और वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और वो 10 लाख रुपए की हो गई, तो 9 लाख से आपकी पेंटिंग की वैल्यू बढ़ गई एंड वो पेंटिंग आपके लिए एसेट थी, प्रॉपर्टी थी। तो प्रॉपर्टी के वैल्यू में जब इंक्रीमेंट आता है तो वो कैपिटल गेन कहलाता है। तो इसमें से सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 किस में है, देखिए ऑप्शन बी में है 2 एंड 3 ओनली। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 44 का बी इज द करेक्ट आंसर। 45 की अगर बात करें, इन इंडिया इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द इंडाइसेस of 8 core industries have a combined weight of 37.90%. Which of the following are among those 8 core industries? कह रहा है कि इंडिया में ओवरऑल इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की जाए, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए, उसका कंबाइंड जो वेट होता है वो 37.90% आता है। मतलब जितने भी 100% में से 37.90% जो कोर बन रहा है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज का बन रहा है इंडेक्स। ठीक है, तो वो इनमें से कौन कौन वो इंडस्ट्रीज है जो इन 8 इंडस्ट्रीज में आती है, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल, इनमें से कौन कौन वो चीज़ें हैं। तो देखिए सीमेंट आता है उस 8 कोर इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर्स भी आता है, नेचुरल गैस भी आता है और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी आता है, टेक्सटाइल छोड़ के। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे हमारा नेशनल इनकम इन इंडिया में जितने भी एमसीक्यूज थे टोटल 45। देखिए एक टॉपिक से 45 एमसीक्यूज पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब हम ये 45 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि एक क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार आ रहा है, लेकिन बस उसका वे ऑफ आस्किंग जो है वो जिस तरीके से पूछा गया वो थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा करके पूछा गया, घुमा करके पूछा गया, बाकी क्वेश्चन का आंसर सेम ही था। जैसे दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, हिंदू ग्रोथ रेट से रिलेटेड क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, उसके बाद नेशनल इनकम से रिलेटेड 3 बार पूछा गया। तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। इस 45 की बात कर रहा हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई एग्जामिनर कहाँ से सेट करेगा। तो एक टॉपिक से अगर आप 20 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज के पढ़ते हो तो आप लगभग उसके बाहर से क्वेश्चन आना ही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा नेशनल इनकम इन इंडिया का जो MCQ है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लानिंग इन इंडिया के MCQs के बारे में। तो बस बने रहिए NCERT जोन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द NCERT जोन। लाइक इफ़ यू रियली लाइक्ड द वीडियो, उसके बाद शेयर द वीडियो। और हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है, वहाँ पे जाके आप हमें लाइक कर सकते हैं। एक न्यू चैनल हमने क्रिएट किया है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जोन के नाम से। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो भी IPCs, CPCs, CRPCs इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो वहाँ पे अभी फ्रिक्वेंटली वीडियो हम डाल नहीं रहे हैं। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, 1K हो जाएंगे, तब वहाँ पे फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ आने लगेगी। तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब ओवर देयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।